हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेक्शन के बारे में, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस थर्ड यूनिट का। और इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको पढ़ना भी है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन के बारे में आज से हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, अपने आप में एक पूरी यूनिट के बराबर है, तो इसको हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। लेकिन अगर आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी, आप ठीक से वीडियोस को देखेंगे, नोट्स को पढ़ेंगे, तो आपको इसे भी समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, बस आपको ध्यान देना होगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्शन। सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन के पहले बारे में हम कुछ लाइनें पढ़ लेते हैं। द पॉइंट फ्रॉम वेयर प्रोजेक्शन इज टेकन, इट कैन बी आइदर अ लाइट सोर्स और आई पोजीशन। इसका मतलब ये है कि द पॉइंट फ्रॉम वेयर प्रोजेक्शन इज टेकन, जहाँ पे प्रोजेक्शन पर्टिकुलर चूँकि सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो लिखा हुआ है द पॉइंट फ्रॉम वेयर प्रोजेक्शन इज टेकन। ठीक है, जहाँ से प्रोजेक्शन लिया जाता है उसको हम सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। जहाँ से हम लाइट सोर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, उस पर्टिकुलर लाइट सोर्स या उस पर्टिकुलर आई पोजीशन को हम सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। जहाँ से हम प्रोजेक्शन को मॉनिटर करते हैं, जहाँ से हम पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट पे अपने लाइट सोर्स से या अपनी आई से हमने रेज इम्प्लीमेंट करते हैं, रेज ट्रांसमिट करते हैं, और वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स पोजीशन से होते हुए किसी व्यू प्लेन पे ऑब्जेक्ट के लिए हमें नए कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करती है। तो उस पर्टिकुलर आई पोजीशन या उस पर्टिकुलर लाइट सोर्स को हम सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपको जो है, अब आपको समझना है कि व्हाट इज़ प्रोजेक्शन प्लेन। अब हमको समझना है प्रोजेक्शन प्लेन के बारे में। देखिए, प्लेन क्या होता है? प्रोजेक्शन प्लेन, द प्लेन ऑन विच प्रोजेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है, एक ऐसा प्लेन जिस पे हम किसी ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, या हमें उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का लाइट सोर्स के थ्रू जो नया एक ऑब्जेक्ट मिलता है, नया प्रोजेक्शन मिलता है, उस पर्टिकुलर प्लेन को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन प्लेन। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर में पेन की अगर बात करूं, तो पेन पे हमारा जो लाइट सोर्स है, जो ऊपर से लाइट बीम्स इंसिडेंट हो रही हैं इस पेन के ऑब्जेक्ट पे, तो उससे एक शेडो हमारे जनरेट हो रही है इस वाइट A4 शीट पर, जिस पे आपके लिए कंटेंट मैंने लिखा हुआ है। तो जो शेडो जनरेट हो रही है, ये दिस इज़ कॉल्ड प्रोजेक्शन। और जिस पर्टिकुलर A4 शीट पे ये जनरेट हो रही है, इन दिस केस इट इज़ द प्रोजेक्शन प्लेन। ठीक है, और लाइट सोर्स हमारा क्या हो गया? जहाँ से लाइट बीम्स इस पर्टिकुलर हमारे ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट हो रही हैं, मतलब जो हमारा बल्ब है इस कमरे में लगा हुआ, वो लाइट बीम्स इस पे इंसिडेंट कर रहा है, जिसकी वजह से इस पे शेडो जनरेट हो रही है। ठीक है, तो इससे आप समझ पा रहे हैं कि प्रोजेक्शन प्लेन क्या हुआ, सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन क्या हुआ। अब आपको समझना है प्रोजेक्शंस। लाइंस इमर्जिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन एंड हिटिंग द प्रोजेक्शन प्लेन आफ्टर पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट टू बी प्रोजेक्टेड। ठीक है, जो भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं, जितनी भी सरफेसेस हैं, जितने कॉर्नर्स हैं, हर एक से लाइट बीम्स जो है इंसिडेंट होते हुए आगे आती हैं, और जो प्रोजेक्शन प्लेन है उस पर नए कोऑर्डिनेट्स हमें हिट करती हैं, मतलब कि नए पॉइंट्स हमको प्रोवाइड करती हैं। फिर उन्हें मीट करके हम एक नया ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं 2D प्लेन में। उसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन, जो हमें उस पर्टिकुलर प्रोजेक्शन प्लेन पे डिफाइन होता है, जो हमें मिलता है। ठीक है, मतलब जो लाइट बीम्स हमारी इमर्ज हो रही हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के थ्रू, वही हमारा प्रोजेक्शन कहलाती हैं। ठीक है, अब प्रोजेक्शन जो है वो कई तरीके के होते हैं। मतलब जब किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम किसी लाइट सोर्स के थ्रू मॉनिटर करते हैं, देखते हैं किसी प्रोजेक्शन प्लेन पे, तो उसको देखने के कई तरीके होते हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर लाइट सोर्स के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन प्लेन पे अलग अलग ढंग से प्रोजेक्शन किया जा सकता है। कहने का मतलब, अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, हमारा प्रोजेक्शन प्लेन यहाँ पे है, तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे हम अलग अलग ढंग से लाइट बीम्स को इंसिडेंट कर सकते हैं। मतलब कभी ऐसा हो सकता है कि लाइट बीम्स को हम इस पे जब इंसिडेंट करें तो वो लाइट बीम्स इसके बिल्कुल पैरेलल हों। कभी हो सकता है कि बिल्कुल इसके 90 डिग्री पर हों लाइट बीम्स इस ऑब्जेक्ट के जिसका हम प्रोजेक्शन बना रहे हैं प्लेन पर। कभी हो सकता है कि वो कोई एंगल से प्रोजेक्शन कर रही हों इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो हर एक ढंग से कुछ अलग अलग तरीके का प्रोजेक्शन सामने आता है। हमें उसी की स्टडी करनी है कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जब हम
किसी ऑब्जेक्ट का हम प्रोजेक्शन चेक करते हैं किसी प्रोजेक्शन प्लेन पे, तो हम कौन सा तरीका यूज़ कर रहे होते हैं प्रोजेक्शन करने का, और उसकी वजह से किस तरीके का प्रोजेक्शन प्लेन पर ड्रॉ होगा, ये चीज़ें हमको यहाँ पे अब स्टडी करनी है। जिसमें से ये पहला टाइप है प्रोजेक्शन का, पैरेलल प्रोजेक्शन। पैरेलल प्रोजेक्शन में देखिए क्या होता है कि अ पैरेलल प्रोजेक्शन इज फॉर्म्ड बाय एक्सटेंडिंग पैरेलल लाइंस फ्रॉम ईच वर्टेक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट अंटिल दे इंटरसेक्ट द प्लेन ऑफ द स्क्रीन। कहने का मतलब है कि हम लाइट सोर्स के थ्रू पैरेलल लाइंस को इमर्ज करते हैं, या कह सकते हैं आप एक्सटेंड करते हैं किसकी तरफ, ऑब्जेक्ट की तरफ। और वो पैरेलल लाइट सोर्स की जो लाइट बीम्स हैं, वो लाइट बीम्स क्या करती हैं, उस ऑब्जेक्ट के हर एक इंडेक्स को, हर एक कोऑर्डिनेट को इंटरसेक्ट करते हुए कहाँ पे जाती हैं, प्रोजेक्शन प्लेन पे जाके इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, मतलब वो टच करते हुए निकलती हैं ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स को, और उसके बाद इंटरसेक्शन करती हैं जाके प्रोजेक्शन प्लेन पे। तो हम जब एक्सटेंड करते हैं उन पैरेलल लाइंस को, यानी कि वो लाइंस जो निकलती हैं लाइट बीम से, वो लाइंस भी आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। मतलब जो भी लाइट सोर्स हम इस्तेमाल करते हैं, उससे जितनी भी लाइट बीम्स हमारी निकलती हैं प्रोजेक्शन के लिए, वो लाइट बीम्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। एक्सटेंडिंग पैरेलल लाइंस लिखा हुआ है, चीज़ को बहुत ध्यान से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि जो भी लाइंस प्रोजेक्ट करते हैं वो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तो हमें ऑब्जेक्ट का जो व्यू है वो कुछ अलग ही मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है। फ्रॉम ईच वर्टेक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट अंटिल दे इंटरसेक्ट द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द प्रोजेक्शन ऑफ द वर्टेक्स। जो पॉइंट हमें इंटरसेक्ट करता है प्रोजेक्शन प्लेन पे, वही प्रोजेक्शन कहलाता है ऑफ द वर्टेक्स। then we cannot then we connect the projected vertices। जब हमें सारे प्रोजेक्टेड वर्टिसेस मिल जाते हैं, फिर उनको हम कनेक्ट करते हैं बाय लाइन सेगमेंट्स विच करस्पॉन्ड टू कनेक्शंस ऑन द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। जब हमें सारे प्रोजेक्टेड वर्टिसेस मिल जाते हैं, फिर उनको लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से हम आपस में कनेक्ट करते हैं, तो हमें ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मिल जाता है। ठीक है, तो अब यही यहाँ पे ध्यान देना है कि प्रोजेक्शन करने के तरीके कई होते हैं, जिसमें से एक तरीका आपने अभी पढ़ा कि जितनी भी प्रोजेक्शन लाइंस होती हैं ऑब्जेक्ट को जो टच करते हुए प्रोजेक्शन प्लेन को इंटरसेक्ट करती हैं, वो सारी प्रोजेक्शन लाइंस भी एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे पैरेलल प्रोजेक्शन। अब आइए बात करते हैं पैरेलल प्रोजेक्शन के बारे में। आपने अभी तक समझा, अब हम उसके एक टाइप के बारे में यहाँ पे आपसे डिस्कशन करेंगे कि पैरेलल प्रोजेक्शन तो आप समझ गए कि लाइंस, जो प्रोजेक्शन लाइंस है वो एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, पर प्रोजेक्शन जो पैरेलल है उसमें क्या और भी कोई कैटेगरीज होती हैं पैरेलल प्रोजेक्शन में, हम उसके बारे में अब यहाँ पे आपसे एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। दिस इज वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ पैरेलल प्रोजेक्शन। ठीक है, it is a part of parallel projection in which the center of projection lies at infinity। यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि center of projection lies at infinity। ठीक है, उसकी कोई डिस्टेंस डिफाइंड नहीं होती है, वो इन्फिनिटी में लाई करता है। ठीक है, और सबसे मेजर पार्ट ये है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ पैरेलल प्रोजेक्शन। ठीक है, अब इसका जो मेन समरी है वो नेक्स्ट लाइन में आपको समझने को मिलेगा। सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन का तो मतलब ये है कि जहाँ से आप प्रोजेक्शन स्टार्ट कर रहे होते हो वो इन्फिनिटी पोजीशन पे होता है, तो बात ही खत्म हो गई जब इन्फिनिटी पे है वो। अब अगला जो लाइन है उससे आपको इसका बेसिक कंसेप्ट पता चलेगा। इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द प्रोजेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू द प्रोजेक्शन प्लेन एंड हेंस ट्रू साइज एंड शेप ऑफ अ सिंगल प्लेन फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोजेक्टर्स हैं, प्रोजेक्टर्स मतलब प्रोजेक्शन लाइंस हैं, ठीक है, वो परपेंडिकुलर होती हैं किसके, टू द प्रोजेक्शन प्लेन। मतलब ये अगर हमारा प्रोजेक्शन प्लेन है तो ऑब्जेक्ट से जो प्रोजेक्शन लाइन पास होते हुए प्रोजेक्शन प्लेन पे आएंगी वो इस प्रोजेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होंगी। मतलब इस एंगल पे अब वो प्रोजेक्शन प्लेन के ऊपर आकर के इंसिडेंट होंगी, इंटरसेक्शन करेंगी। ठीक है, वो किसी एंगल से आके इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, किसी भी पर्टिकुलर दूसरे एंगल से इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगी प्रोजेक्शन प्लेन को, सारी प्रोजेक्शन लाइंस। ठीक है, जो हमारे ऑब्जेक्ट से पास होते हुए आ रही हैं।
तो उस केस में क्या होता है कि जैसे अगर सपोज कोई क्यूबिकल ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रख दिया, तो उस क्यूबिकल ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि उस पर्टिकुलर क्यूबिकल ऑब्जेक्ट का जब हम प्रोजेक्शन करेंगे विद द हेल्प ऑफ पैरेलल प्रोजेक्शन यूजिंग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, तो क्या होगा कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो प्रोजेक्शन लाइंस होंगी वो उस पर्टिकुलर व्यू प्लेन पे जो हमें रिसीव होंगी वो किसी पर्टिकुलर एक सरफेस का ट्रू साइज हमें प्रोवाइड करेंगी। क्योंकि जब कोई क्यूबिकल ऑब्जेक्ट आप रखेंगे इसके ऊपर, सपोज आपने यहाँ पे डाइस रख दिया इस प्रोजेक्शन प्लेन और अपने लाइट बीम के बीच में, तो जो डाइस का आपको प्रोजेक्शन मिलेगा इस पर्टिकुलर व्यू प्लेन पे, उस डाइस की केवल एक सरफेस का ट्रू साइज और शेप आपको इस प्रोजेक्शन प्लेन पे देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप उस डाइस के बिल्कुल पैरेलली किसी पर्टिकुलर लाइट बीम को इंसिडेंट कर रहे हो। तो जो भी प्रोजेक्शन लाइंस हैं उस डाइस के थ्रू होते हुए 90 डिग्री पे प्रोजेक्शन प्लेन को इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कि वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह चलती हुई आएंगी और प्रोजेक्शन प्लेन पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो पर्टिकुलर डाइस है, डाइस की एक रेक्टेंगुलर सरफेस का प्रोजेक्शन हमको इस पर्टिकुलर व्यू प्लेन पे मिलेगा और उसका जो साइज होगा वो बिल्कुल ट्रू साइज होगा। ठीक है, उसकी जो लाइंस होंगी वो हमें बिल्कुल ट्रू मिलेंगी, उसके साइज और शेप में कोई भी अंतर नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि प्रोजेक्शन के बाद जो ऑब्जेक्ट हमें मिले लाइन सेगमेंट्स के थ्रू जो उन पॉइंट्स को हम जोड़ें, वो पॉइंट्स जुड़ने के बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज चेंज हो जाए। मतलब डाइस हमारा जितनी डायमेंशन का है उतनी डायमेंशन का रेक्टेंगल सरफेस हमें अपने प्रोजेक्शन प्लेन पे मिलेगा। कब? जब हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन करेंगे उस डाइस के ऊपर किसी प्रोजेक्शन प्लेन पे। समझ में आ गई बात? मतलब जो लाइट बीम्स होंगी वो बिल्कुल स्ट्रेट जो है उस डाइस से गुजरती हुई डाइस की सरफेस से और प्रोजेक्शन प्लेन पे इंसिडेंट होंगी 90 डिग्री पे, तो हमें बिल्कुल ओरिजिनल शेप और साइज हमें उस डाइस की एक सरफेस का अपने व्यू प्लेन पे मिल जाएगा। ठीक है, डाइस के एग्जाम्पल से ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस डू नॉट चेंज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट्स विच आर पैरेलल टू द प्रोजेक्शन प्लेन। यही चीज़ देखिए यहाँ पे लिखी है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस जो होते हैं वो लाइन सेगमेंट्स की लेंथ को चेंज नहीं करते, विच आर पैरेलल टू द प्रोजेक्शन प्लेन। ठीक है, इट इज़ द प्रोजेक्शन ऑन वन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। ये जो प्रोजेक्शन होता है ये किसी पर्टिकुलर एक कोऑर्डिनेट प्लेन पे किया जाता है, जिसमें से या तो वो एक्स वाई हो सकता है या एक्स जेड या वाई जेड। ठीक है, अब वो जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं उसके रेस्पेक्ट में एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0 और जेड की वैल्यू 0 रखी जा सकती है। ठीक है, करस्पॉन्डिंगली। तो हमारे उस केस में 3 मैट्रिसेस डिफाइंड हो जाएंगी। एक बार एक्स को 0 रखेंगे तो हम वाई जेड प्लेन पे मतलब प्रोजेक्शन करेंगे। ठीक है, फिर हम वाई को 0 रखेंगे तो हम एक्स जेड प्लेन पे करेंगे, और जब जेड को 0 रखेंगे तो एक्स वाई प्लेन पे हम प्रोजेक्शन कर रहे होंगे। तो इस तरीके से ये 3 मैट्रिसेस होती हैं और इनमें से किसी के अलोंग भी आपसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन करने को कहा जा सकता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल मैट्रिक्स है। एक में एक्स को 0 रखा है डायगनली, एक में वाई को, एक में जेड को, और ये 3 मैट्रिक्स आपको यहाँ पे डिफाइन कर दी गई। ये बिल्कुल अपर और लोअर ट्रायंगुलर 0 मैट्रिक्स होती है, केवल डायगनल इसमें मौजूद होते हैं। डायगनल में एक बार एक्स 0, एक बार वाई, एक बार जेड 0। बहुत ही सिंपल मैट्रिक्स है। जब भी आपको किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन करना होगा तो आपको उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होगा, या तो एक्स या तो इस वाली मैट्रिक्स से जी, ठीक है, जो x इज इक्वल्स टू 0 के लिए प्रोजेक्शन कर रही है, या तो y इज इक्वल्स टू 0 या तो z इज इक्वल्स टू 0। वो आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा कि आपको किस कोऑर्डिनेट प्लेन के रेस्पेक्ट में आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन करना है, और उसी के हिसाब से आप उसमें से कोई भी एक मैट्रिक्स चूज़ कर लेंगे और कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स को उससे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है। इस पर हम आपको एक न्यूमेरिकल भी दिखा देते हैं। ये है इस पे एक न्यूमेरिकल जिसमें हमने लिया है एक क्यूब, और इस क्यूबिकल ऑब्जेक्ट का हम तीनों कोऑर्डिनेट प्लेन्स के अलोंग क्या करेंगे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन करेंगे। बहुत ही सिंपल है। पहले इसकी कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स बनाइए, फिर उसके बाद x इज इक्वल्स टू 0 के लिए जो एक प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है वो लिखिए, फिर उसको उससे मल्टीप्लाई करिए। देखिए कैसे मल्टीप्लाई किया है, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने मल्टीप्लाई करके आंसर भी निकाल दिया है। इसी तरीके से आपको y इज इक्वल्स टू 0 और z इज इक्वल्स टू 0 के रिस्पेक्ट में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का आंसर कैलकुलेट करना है। इसी मैट्रिक्स को, ये जो आपकी कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स है, इसी को y इज इक्वल्स टू 0 वाली मैट्रिक्स और z इक्वल्स टू 0 वाली जो मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं
उनसे एक एक बार मल्टीप्लाई करके आपको अलग अलग आंसर निकाल लेना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। देखिए कितने आसान ढंग से मैंने आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी समझाया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और इसको ध्यान से देखें। कोई भी पॉइंट आपको इसमें नहीं समझ में आता है, कंफ्यूज करता है, आप इस वीडियो को 2 से 3 बार प्ले करके देखें। अगर उसके बावजूद भी कोई गुंजाइश रह जाती है तो आप मुझसे पर्सनली भी क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।